पहली पाठ्य योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा जो कि 8th होगी, वर्ग, कुल छात्र संख्या 41, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। प्रकरण ध्वनि जिसको अंडरलाइन कर सकते हो। जिसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ध्वनि का अर्थ एवं परिभाषा की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। पहला सवाल, हमारे शरीर का निर्माण कितनी ज्ञानेंद्रियों से मिलकर हुआ है? 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसका उपयोग सुनने के लिए किया जाता है? कान का उपयोग। कान द्वारा क्या सुनाई देता है? ध्वनि। ध्वनि के संचरण व उनकी चाल से आप क्या समझते हैं? संशयात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम ध्वनि और ध्वनि का संचरण, गुण उनकी चाल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतीकरण जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु ध्वनि के गुण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ध्वनि के गुण से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। उसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें ध्वनि की प्रकृति के आधार पर मुख्य 3 गुण निम्न हैं, जिसमें आवर्ती किसे कहते हैं? एकांक समय में के लिए कंपनों या दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवर्ती कहलाती है। एकांक समय में दोलनों या कंपनों की संख्या जिसे आवर्ती कहलाती है। और आयाम क्या है? मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन, जिसे आयाम कहा जाता है। आयाम मतलब जो माध्य स्थिति है उससे अधिकतम ऊपर या नीचे जितना विस्थापन होता है उसे आयाम कहा जाता है। और वेग, तरंग में किसी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इस प्रकार यह पहला लेसन प्लान समाप्त होता है। जिसके बाद नीचे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, जिसमें आपको टीचर जो मॉनिटर कर रहे थे उनके हस्ताक्षर करवाने। संख्या 2 जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। प्रकरण गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अंडरलाइन करना है। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं एवं विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, पृथ्वी पर जल कहाँ से आता है? वर्षा द्वारा। वर्षा होने पर क्या कारण है? जल का वाष्पीकरण। जल वाष्पीकृत होकर क्या बनाता है? बादल। बादल द्वारा वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर किस बल के कारण नीचे की ओर गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? संशयात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम गुरुत्वाकर्षण बल का सामान्य अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतीकरण में आपको 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा जिसमें छात्र या छात्राएं क्रियाएं लिखनी है। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक या सार्वभौमिक नियतांक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल हेतु कितने पिंडों की आवश्यकता होती है? 2 पिंडों की। 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होती है? आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नियम के अनुसार कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों कणों के भारों अर्थात द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान m1 व m2 है तथा उनके मध्य दूरी r है तो गुरुत्वाकर्षण बल F है। इस प्रकार इसमें पहला और दूसरा नियम, जिसमें F समानुपाती m1 और m2 और F जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, जो कि संयुक्त रूप में इस प्रकार हो जाएगा। और ये इसमें एक समानुपाती नियतांक g होगा। और इस प्रकार ये फॉर्मूला हमें गुरुत्वाकर्षण बल का
प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद नीचे जो भी आपको टीचर मॉनिटर कर रहे हैं उनके सिग्नेचर करवा देने, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। पाठ योजना संख्या 3 जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम और प्रकरण, ध्वनि के गुण, जिसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, प्रस्तावना जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, ध्वनि का संचरण मानव कर्ण तक किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा। वायु द्वारा ध्वनि का संचरण किसके द्वारा होता है? वायु के कणों द्वारा। वायु के कण किस भाग तक ध्वनि लेकर जाते हैं? कर्णपटल तक। कर्णपटल का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि को सुनना। ध्वनि के गुण बताइए, निरुत्तर। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम ध्वनि के गुण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र या छात्राएं क्रियाएं, या छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्रा अध्यापक क्रियाएं लिख सकते हैं, और ये विद्यार्थी क्रिया लिख सकते हैं स्टूडेंट की जगह यहाँ। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें ध्वनि तरंग की प्रकृति, जिसके विकासात्मक प्रश्न, ध्वनि के संचरण के लिए कौन कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? वायु या जल। वायु में ध्वनि संचरण का एक उदाहरण बताइए। हमारे द्वारा किसी से बात करना। ध्वनि तरंग की प्रकृति बताइए, निरुत्तर। उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन, जिसमें तरंगों की प्रकृति व संचरण की दिशा के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहली अनुप्रस्थ तरंग, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होती है और उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ करवा देने हैं, और यहाँ वो सर आपको सुझाव लिख देंगे। पाठ योजना संख्या 4 जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या और पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। प्रकरण, ध्वनि का परावर्तन। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, और पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, ध्वनि का संचरण किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा। ध्वनि, जिसमें वायु द्वारा ध्वनि का संचरण किसके द्वारा होता है? वायु के कणों द्वारा। वायु के कण कर्ण के किस भाग तक ध्वनि लेकर आते हैं? कर्णपटल द्वारा। कर्णपटल का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि को सुनना। ध्वनि के परावर्तन के बारे में बताइए, समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम ध्वनि के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम दिए हुए होंगे, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें ध्वनि का परावर्तन, जिसके विकासात्मक प्रश्न, वायु के माध्यम से किस भौतिक राशि का संचरण होता है? ध्वनि तरंगों का। ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? ठोस में। किसी तरंग का किसी माध्यम की दीवार से टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के बारे में बताइए, निरुत्तर। इसके बाद हम छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें ध्वनि का ठोस या द्रव माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होती है तथा प्रकाश की तरफ परावर्तन के नियमों का पालन करती है। उदाहरण के लिए, कुएं एवं हॉल में चिल्लाने पर ध्वनि कुछ समय बाद ध्वनि के परावर्तन के कारण गूंजती है। इसके बाद छात्र या छात्रा क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो आपको सुझाव देंगे, और अंत में यहाँ सर के सिग्नेचर करवा देने, जो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। पाठ योजना संख्या 5 जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा और पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, और प्रकरण, गति के प्रकार, और इसको अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरे उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति, पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गति की परिभाषा से परिचित है।
और प्रस्तावना प्रश्न जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? पंखों की सहायता से। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। गति के प्रकार के बारे में बताइए, संख्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम एक समान गति असमान गति का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, इसके बाद छात्र या छात्रा क्रियाएं, इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु जिसमें वस्तु की एक समान गति, जिसके विकासात्मक प्रश्न। लंबी दूरी तय करने के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? बस या रेलगाड़ी। जिसमें रेलगाड़ी एक समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। वस्तु की एक समान गति को बताइए। इसके बाद विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए और इसमें उदाहरण जैसे घड़ी की सुइयां समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती, अब घड़ी की सुइयों की गति एक समान गति है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सुझाव, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो सुझाव लिखेंगे, अंत में उनके सिग्नेचर करवा देने। योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। प्रकरण, न्यूटन की गति के नियम, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। जिसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी गति एवं गति के प्रकारों से परिचित है। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? पंखों की सहायता से। पंखों की सहायता से पक्षी उड़कर क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन से आप क्या कहते हैं? गति। न्यूटन के तीनों गति के नियम के बारे में बताइए, संख्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम न्यूटन की गति के तीनों नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में एक पाठ योजना बनानी होती है, कोई एक शिक्षण बिंदु लेकर, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु कॉलम होगा, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रियाओं की और छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसमें 3 इस प्रकार के कॉलम बनाने होंगे। पहला शिक्षण बिंदु न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसके विकासात्मक प्रश्न। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहलाती है? त्वरण। दूसरा सवाल, जिसमें त्वरण व द्रव्यमान के गुणनफल को किस भौतिक राशि से प्रदर्शित किया जाता है? संवेग। संवेग से संबंधित न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में बताइए, निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर अध्यारोपित बल के समानुपाती होती है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जो कि न्यूटन का द्वितीय नियम है। संवेग में परिवर्तन की दर, इस प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा, अंत में प्राप्त होगा F बराबर ma। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जो भी सर आपको मॉनिटर करें वो यहाँ सुझाव लिख देंगे और अंत में आपको यहाँ सिग्नेचर करवाने होंगे उनके। पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर करें उनका नाम लिखना है। प्रकरण, समतल एवं गोलीय दर्पण। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि अभिवृत्ति लिखनी है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश तथा किरण पुंज से परिचित है, गणना करनी है, जिसमें 2 कॉलम बनाने हैं। पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, प्रदर्शित वस्तु का नाम क्या है? दर्पण। दूसरा, इस दर्पण की सतह किस प्रकार की है? समतल। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतल व गोलीय दर्पण। हमारे घरों में सामान्य उपयोग में आने वाले दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? ये संख्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें इस प्रकार 3 कॉलम बने हुए होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र या छात्राएं क्रियाएं। जिसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसके विकासात्मक प्रश्न। पहला सवाल, वाहनों के पक्ष दृश्य में कौन से दर्पण होते हैं?
जो कि साइड मिरर होते हैं उसमें कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। टार्च लाइट, डेकोरेशन लाइट आदि में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के विषय में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। जिसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें उत्तल दर्पण की विशेषता, जब गोले के अंदर धसे हुए हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण, जब गोले के उभरे हुए बारीक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो भी सर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो यह सुझाव देंगे और अंत में सिग्नेचर कर देंगे। पाठ योजना, दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर करे उनका नाम लिखना है। प्रकरण लेंस। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिव्यक्ति। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दर्पण व प्रकाश से परिचित है। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। और जिसमें पहला सवाल, प्रदर्शित वस्तु का नाम बताइए। दूरबीन। तो दूरबीन में किसकी सहायता से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। लेंसों के प्रकार के नाम बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की प्रमुख विशेषता बताइए। समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम लेंस की परिभाषा, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष व फोकस का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें इस प्रकार के 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, छात्र या छात्राएं क्रियाएं। जिसके बाद पहला शिक्षण बिंदु लेंस, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, किसी चश्मे में लगे कांच क्या कहलाते हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। लेंस से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें लेंस 2 वक्र अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो सुझाव यहाँ लिख देंगे और अंत में सिग्नेचर कर देंगे। योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर करें उनका नाम लिखना है। और प्रकरण, जिसमें मौलिक कण प्रकरण है। विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिव्यक्ति। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा विद्यार्थी क्रिया। जिसमें पहला सवाल, परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में कौन कौन से 2 कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के अलावा कौन सा कण परमाणु में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किस प्रकार का कण है? संख्यात्मक। इसके बाद हम कथन, जिसमें आज हम मौलिक कणों जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र एवं छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र और छात्राएं क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु न्यूट्रिनो, जिसके विकासात्मक प्रश्न, न्यूट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? उदासीन। अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? संख्यात्मक। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें न्यूट्रिनो की खोज सन 1930 में पाउली ने की थी। यह द्रव्यमान व आवेश रहित होता है। ये 2 प्रकार का होता है, न्यूट्रिनो और प्रति न्यूट्रिनो। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो सर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो ये अपने यहाँ सुझाव देंगे और इसके बाद अंत में वे सिग्नेचर कर देंगे। पाठ योजना, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, कुल छात्र संख्या, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। प्रकरण है, जिसको अंडरलाइन करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिव्यक्ति। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विस्थापन व बल की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाए, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। जिसमें पहला सवाल, आप कहीं जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करते हैं? स्कूटर या बाइक। जब स्कूटर और बाइक रास्ते में खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? रिपेयरिंग। स्कूटर की
स्कूटर की रिपेयरिंग के लिए किसके पास जाएंगे? मिस्त्री के पास। स्कूटर को खींचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की। बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया क्या कहलाती है? समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम कार्य तथा कार्य के मापन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र या छात्रा क्रियाएं। इसके बाद पहला बिंदु होगा कार्य, जिसके विकासात्मक प्रश्न। वस्तु को कुछ दूरी तय कराने के लिए हमें वस्तु पर क्या लगाना होगा? बल। दूसरा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। वस्तु पर बल लगाने पर उसमें उत्पन्न होने वाली विस्थापन की क्रिया क्या कहलाती है? निरुत्तर। इसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। गेंद पर बल लगाने पर विस्थापन होने पर कार्य किया जाता है, जबकि दीवार पर बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी पास पुस्तिका में नोट करेंगे। सुझाव, जो भी सर आपको सुझाव देंगे वो यहाँ लिख देंगे, और अंत में उनके सिग्नेचर, जो कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। दौरान आपको छात्र उपस्थिति पंजिका भरना होता है, जिसमें कक्षा 8 वर्ग ए सत्र 2022-23, 23-24 जो भी आपका सत्र चल रहा है वो लिखें। इसके बाद इस प्रकार का कॉलम होगा, जिसमें क्रम संख्या, छात्र रजिस्टर संख्या, जिसे एसआर संख्या कहा जाता है। इसके बाद छात्र या छात्रा का नाम लिखना है। इसमें 1 से 31 तक जो कि दिनांक दी गई है। इसमें जिस दिन आप विद्यालय चालू है उस दिन आपको अटेंडेंस करनी है, अन्यथा आप लाल पेन से, जैसे रविवार, अवकाश, इस प्रकार, और दिनांक पर लाल रंग से घेरा कर देना है। इसमें यदि विद्यार्थी उपस्थित है तो संख्या लिखनी है, और अनुपस्थित है तो ए लिख देना है। इसके बाद जैसे 1 से 31 तक जितनी भी बच्चों की उपस्थिति है, उसके बाद लास्ट के अंत में गत महीने तक की उपस्थिति लिखनी है, जिसमें बच्चे की 2 मीटिंग, एक मध्याह्न अवकाश से पहले और एक मध्याह्न अवकाश के बाद, इस संख्या को दुगना करके लिख देना है। और प्रत्येक दिन की उपस्थिति लेने के बाद उसमें विद्यार्थी कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, और कितने बच्चों ने अवकाश के लिए एप्लीकेशन दी है, उनका योग लिखना है। और अंत में पूरा महीना होने के बाद हस्ताक्षर जांचकर्ता और संस्था प्रधान के नीचे सिग्नेचर करवाने। इसी प्रकार आपको दूसरा फॉर्मेट भी इसी तरह दूसरे महीने का भी भरना होगा, जो कि इस प्रकार है। अध्यापक दैनिक डायरी, जो कि आपको ब्लॉक टीचिंग के दौरान भरनी होती है, जिसमें अध्यापक दैनिक डायरी दिनांक 1/4/2022, ये जब भी आप भर रहे हो आपके इंटर्नशिप के अनुसार डेट लिखनी है। जिसके बाद इस प्रकार के कॉलम होंगे, जिसमें कक्षा, वर्ग तथा विषय, कालांश, इकाई, उप इकाई या पाठ का नाम। जिसके बाद मुख्य बिंदु या अध्यापन बिंदु लिखने, और गृह कार्य, जिसमें कक्षा 6 और कालांश 3rd, जिसमें चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जो कि पाठ का नाम है। और इसमें मुख्य बिंदु या अध्यापन बिंदु कौन कौन से? चुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ। और गृह कार्य के रूप में चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण लिखिए। दूसरी कक्षा, जिसमें कक्षा 7th और क्लास 4th होगा, और पाठ का नाम प्रकाश, जिसमें मुख्य बिंदु या अध्यापन बिंदु कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। और गृह कार्य, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये आपको बच्चे इसका उत्तर लिख के आएंगे घर से। इसके बाद कक्षा 8, जिसमें कालांश 5th और पाठ का नाम प्रकाश, जिसमें परावर्तन के नियम आपको बताने अध्यापन बिंदु के रूप में, और ये क्रिया कार्य के रूप में परावर्तन के नियम बताइए, जो कि घर पे लिख के आएंगे बच्चे। और 9th में फर्स्ट क्लास होगा, और ये पाठ का नाम ध्वनि, और अध्यापन बिंदु होगा ध्वनि का परावर्तन। जिसके बाद क्वेश्चन, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड 50 सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी? या बच्चों को गृह कार्य दिया गया है। इस प्रकार आपको ये अध्यापक दैनिक डायरी भरनी होती है। समय विभाग चक्कर, जो कि आपको ब्लॉक टीचिंग के दौरान आपको बनाना होता है,
जिसमें समय विभाग चक्कर 70 जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो आपको लिखना है। इसमें 2021-22 लिखा हुआ है कक्षा 9th और वर्ग ए, जिसमें ये एक कक्षा का टाइम टेबल है। इसके लिए जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनिवार इस प्रकार एक कॉलम वर्ग में वार दिए गए और एक आवर्त में पीरियड दिए गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में जैसे पहला पीरियड होगा विज्ञान, इसके बाद संस्कृत, गणित, अंग्रेजी और बीच में अवकाश होगा, रेस्ट होगी जो कि मध्याह्न अवकाश। इसके बाद गणित, हिंदी, समाज विज्ञान और आईसीटी। इस प्रकार आपको समय विभाग चक्र बनाना होता है, जिसके नीचे हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के, मॉनिटर के और प्रिंसिपल के। ब्लॉक टीचिंग के दौरान आपको स्कॉलर रजिस्टर भरना होता है, जिसमें स्कॉलर रजिस्टर एसआर रजिस्टर जो छात्र से संबंधित विस्तृत सूचनाएं सत्र 2020 और 21 ये सत्र आपके सुविधा अनुसार आप जब इंटर्नशिप कर रहे हो वो लिखें। इसके बाद इस प्रकार के इसमें कॉलम होंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्र रजिस्टर संख्या जिसे एसआर संख्या कहा जाता है, छात्र या छात्रा का नाम, पिता या माता का नाम, संरक्षक का नाम और जो छात्र या छात्रा है उनसे संबंध क्या है, पिता, माता, संरक्षक का नाम व उनका पता लिखना है, प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश दिनांक, जन्म दिनांक, जाति और इनकी कैटेगरी कौन सी, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल वो लिखनी है। इस सत्र की उपस्थिति का योग, वर्ष की उपस्थिति का प्रतिशत, परीक्षाफल कैसा रहा और इनकी श्रेणी कौन सी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, कक्षा में स्थान कौन सा है और अन्य विवरण लिखने। इसमें जैसे क्रम संख्या 1 छात्रा का नाम चंद्रिका और उनके पिता का नाम सावला राम, उनसे संबंध क्या है, ये पुत्री और पिता है और इनकी माता का नाम दरिया देवी और इनका बर्थ डेट है 7/8/06 और इनकी कैटेगरी एससी। इस प्रकार आपको जो भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उनका स्कॉलर रजिस्टर इस प्रकार बनाना होता है। कैश बुक कैसे भरे, जिसमें आपको पहले रिसिप्ट और दूसरे में पेमेंट लिखना है। ये उल्टा लिखा गया है, जिसमें पेमेंट कार्ड के रिसिप्ट और रिसिप्ट काट के पेमेंट लिखना है। जिसके बाद इसमें पहले दिनांक लिखनी है 5/01/2022, जिसमें पिछला शेष, पिछले पेज का शेष क्या था वो लिखना है। खाता पृष्ठ 11 और रकम जो कि कैश में आपके पास कितनी 8600 रुपये और बैंक में 90,000 है, इनमें योग कर देने 98,600 रुपये हो जाएंगे। और एसएमसी खाते से चेक द्वारा राशि निकाली गई कितनी है, 15,000 आपने निकाल दी और इसके बाद महायोग कर लेंगे, क्योंकि आपने बैंक से आपके कैश आपके पास जो कि 15,000 निकालने के बाद बढ़ जाएंगे, जो कि हो जाएंगे 23,600 रुपये और बैंक में हो जाएंगे 75,000 और टोटल वही सेम रहेगा। और दूसरे के बाद पेमेंट जब भी आप खर्च करोगे वो इसमें लिखने हैं, जिसमें 5/2/2022 और वाउचर नंबर जो कि 84 और नीचे डेट लिखनी है, जिसमें 5/2/2022 और विवरण लिखना होगा किसको दिए। जैसे श्री दुर्गाराम जी को दिसंबर 2021 का रोकड़ भुगतान किया गया, जो कि 12 पेज नंबर होगा और जो कि 1410 रुपये भुगतान किया है। और दूसरे में 3/3/2022 और ये वाउचर नंबर 85 और दिनांक 3/3/2022 श्री सावलाराम जी को जनवरी 2022 का फल खरीदने संबंधी रोकड़ भुगतान किया गया, जो कि होगा 1050 और इसका योग कोड देना है, जो कि होगा 2460 और बचत कितनी है, ये 23,600 में से ये दोनों घटा के हो जाएंगे 21,140 रुपये और बैंक में 75,000। अपने पास कितने हैं टोटल, दोनों को जोड़कर 99,140 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार आपको ये कैश बुक रोकड़ भी भरना होता है। आप लेडर या खाता बही जिसे कहा जाता है, जिसमें आप या स्कूल में जो भी आप खर्च करते हो वो आपको यहाँ विवरण लिखना होता है, जिसमें आपके पास पिछला शेष जो कि 5/1/2022 को 8600 रुपये आपके पास कैश थे। इसके बाद जो कि बैलेंस में भी आप लिख देंगे 8600 रुपये। इसके बाद 6/1/2022 को एसएमसी खाते से चेक द्वारा राशि प्राप्त हुई, जो कि 15,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और पहले जो 8,600 रुपये थे इसको टोटल कर देंगे और लिख देंगे 23,600 रुपये आपके पास है। इसके बाद ये आप
दो भुगतान किए हैं वो लिखने हैं, जिसमें श्री दुर्गाराम जी को दिसंबर 2021 का रोकड़ भुगतान किया गया जो कि होगा 1410 रुपये। और ये माइनस कर लेंगे इसमें से, ये दोनों क्रेडिट लिखने हैं और दूसरे में डेबिट लिखने हैं, जिसमें इसके बाद आपके पास शेष हो जाएंगे 22,190। और दूसरा भुगतान किया है श्री सावलाराम जी को जनवरी 2022 का फल खरीदने संबंधी रोकड़ भुगतान किया गया जो कि होगा 1050। और इसके बाद आपको आपके पास हो जाएंगे 21,140 रुपये। इस प्रकार आपको ये लेटर खाता जो कि बही खाता आपको भरना होता है। ब्लॉक टीचिंग के दौरान आपको प्रगति पत्र भी भरना होता है, जिसमें सतर जिसमें आप ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो वो, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 21-22 और कक्षा 8 वर्ग ए नामांक 822 अंक जो कि ऐसा नंबर होता है जो कि 775 है। जन्म दिनांक क्या है 2/2/2004। और विद्यार्थी का नाम सविता कुमारी, पिता का नाम तेजाराम, माता का नाम गोमती देवी, संरक्षक जो कि पिता ही संरक्षक है तो तेजाराम, अभिभावक या संरक्षक का पता, पास संख्या, इनकी उपस्थिति का विवरण लिखना है, जिसमें जुलाई 2021, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2022 से मई तक। और कुल मीटिंग कितनी थी अधिकतम जो कि होगी 346। और इसके बाद विद्यार्थी कितना उपस्थित रहा है इनका योग करके यहाँ लिखना है जो कि 300 रहा। इसके बाद इनके टेस्ट में कैसे नंबर आए, जैसे प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट, और इनके योग करना है। और इसके बाद ये जिनमें हिंदी में प्रथम टेस्ट में 9, द्वितीय में 8 और तृतीय में 9, इस प्रकार योग करके 26 लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों में भी आपको योग करना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें प्रथम पत्र जो कि पहला परीक्षा होगी, उसके बाद मौखिक लिखनी है द्वितीय पत्र की जगह जो कि 20 नंबर की होंगी, और टोटल 70 करने, और 70 और 30 जो कि टेस्ट के हो गए, और दोनों मिला के 100 जिनका 10% निकालना है। अर्धवार्षिक प्राप्तांकों का 10% जो कि 10 हो जाए। इस प्रकार आपको सभी विषयों में अर्धवार्षिक प्राप्तांकों का 10% निकालना है। और स्वास्थ्य शिक्षा और कंप्यूटर साक्षरता में भी आपको इस प्रकार जो कि टेस्ट में जो नंबर आए उनका योग करके आपको 10% निकालना है। और कला शिक्षा और समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, इसी प्रकार यहाँ भी ये भी नंबर लिखने हैं। और इसके बाद इस प्रकार का ये फॉर्मेट आपको भरना होता है। इसके बाद हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, हस्ताक्षर संस्था प्रधान और हस्ताक्षर अभिभावक के, और नीचे भी हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक, हस्ताक्षर परीक्षा प्रभारी और हस्ताक्षर संस्था प्रधान के। टीसी फॉर्म जिसे स्थानांतरण प्रपत्र कहा जाता है, जिसमें छात्र रजिस्टर संख्या, प्रवेश रजिस्टर संख्या, इसके बाद प्रवेश दिनांक लिखनी है, और विद्यालय छोड़ने की दिनांक और कारण, उच्च अध्ययन के कारण। इस प्रकार लेख प्रमाण ब जिसमें शिक्षार्थी का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता, पति, माता का नाम, जिसमें उस शिक्षार्थी का नाम हरीश कुमार, और उसकी बर्थ डेट 10/12/1999, और इस स्कूल में प्रवेश के दिन उसकी आयु 10 वर्ष थी, और उसके पिता या संरक्षक का नाम, उनका व्यवसाय व पता, उनके पिता का नाम किशन लाल, उनका व्यवसाय कृषि और या उनका पता बावरला। और इस स्कूल में प्रवेश होने से पहले स्कूल का नाम जिसमें छात्र पढ़ा था राउप्रावी रघुनाथपुरा, और पिछले स्कूल को छोड़ते समय छात्र कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और किस कक्षा में जाने योग्य था। उसने 5th उत्तीर्ण की और 6ठी कक्षा में प्रवेश देने योग्य था। और ये 7वां जिसमें उनका विवाह हो गया है तो उनका तारीख लिखनी है, ये जो कि अनुपयोगी है। अब इसके बाद लेख प्रमाण जिसमें इस प्रकार प्रवेश या उत्तीर्ण, उनकी कक्षा लिखनी है, उनका दिनांक लिखनी है, और इस स्कूल में पास करने की दिनांक, कौन सी कक्षा कब पास की थी, और स्कूल में मीटिंग की संख्या, उस कक्षा में कुल कितनी दिन क्लास लगी और उसमें से कितना विद्यार्थी उपस्थित रहा, और कक्षा में छात्रों की संख्या
कक्षा में अंतिम परीक्षा के अनुसार उसका स्थान और विषय जो उनके द्वारा लिए गए हैं, कोई आर्ट्स सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य, भूगोल इत्यादि, और स्कूल वर्ष में आचरण तथा कार्य कैसा है। इस प्रकार उसके 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार की उनकी जो कि ये पूर्तियाँ करनी होगी। इसके बाद नीचे दिनांक और हस्ताक्षर करवाने, प्रधानाध्यापक और उसके नीचे विद्यालय का नाम, उनकी सील लगानी। इस प्रकार आपको टीसी फॉर्म भरना होता है। ब्लॉक टीचिंग के दौरान आपको ये भी फॉर्मेट भरना होता है जिसमें राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए, जिसमें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त आवेदन का प्रपत्र कैसा होता है इस प्रकार, जिसमें आवेदक का नाम, जिसमें आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और पद, जैसे अध्यापक L2, और आप जब इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप पद का, जैसे BSTC कर रहे हो तो L1 लिख सकते हो। इसके बाद विभाग या कार्यालय में अनुभाग, आपके विद्यालय का नाम, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो या प्राथमिक उच्च प्राथमिक में पढ़ा रहे हो वो लिखना है। वेतन, आपका पे ग्रेड लिखना है। और इसके बाद ये छठा, जिसमें मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता, वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता यदि है तो लिखने हैं। इसके बाद 7वां, जिसमें आवेदित अवकाश का प्रकार और उनकी अवधि, दिनांक जिससे आवश्यकता है, जिसमें समर्पित अवकाश 15 दिन का चाहिए आपको, जो कि 24/9/2021 के बाद चाहिए। अवकाश के लिए आवेदन का कारण क्या है? घर पर आवश्यक कार्य के कारण। इसमें 9वां ऑप्शन, जिसमें रविवार व छुट्टियां कोई हो जिन्हें अवकाश के पहले या बाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो। इसके बाद 10वां, जिसमें मुख्यालय के लिए आवेदन देने के कारण, यदि वह मुख्यालय के बाहर जाने का विचार रखता है तो विभिन्न स्थानों का पूरा पता जहां वो जाने की संभावना है। यदि आप आपके कार्य क्षेत्र से बाहर जा रहे हो तो उसका विवरण लिखना होगा, जहां से आप बाहर जा रहे हो वो उनका गत अवकाश से लौटने का दिनांक और उस अवकाश का प्रकार और अवधि लिखनी है आपको। इस प्रकार ये ऑप्शन आप यदि लागू होते हैं तो भरने, नहीं तो नहीं भरने। इसके बाद अवकाश काल में रहने का पता, आप घर पर आपका पता लिखना है, जो आप कहाँ पर रहोगे वो। और 14वां, जिसमें नियंत्रण अधिकारी, अभियुक्त या सिफारिश किसकी लिखनी है। इसके बाद दिनांक लिखनी है और हस्ताक्षर आवेदक के। इस प्रकार आपको ये फॉर्मेट, जो कि राजकीय सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए आपको फॉर्मेट इस प्रकार भरना होता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अवकाश अनुमति होने संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखापाल द्वारा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि चंदन प्रकाश नियम के अधीन दिनांक 24/9/2021 से 8/10/21 दिनांक तक 15 दिन की अवधि का अवकाश किस्म समर्पित अवकाश अनुमत है। जिसके बाद हस्ताक्षर में पद, नाम लिखना है और दिनांक। इसके बाद अवकाश की स्वीकृति देने वाले अधिकारी की आज्ञा, यहाँ पर हस्ताक्षर, प्रिंसिपल जो कि अवकाश दे रहे हैं तो वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और सील लगाएंगे। और ये प्रमाण पत्र आपको विद्यालय द्वारा जो आपके अधिकारी होंगे वो देंगे, जिससे आप ये सत्यापित कर पाओगे कि आपको अवकाश मिला हुआ है 15 दिन का।